नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग को लेकर अब कुछ नया कहना नई बात नहीं रह गई है। आयोग और उसके मुखिया राजीव कुमार की कार्यशैली को अब शायद पूरा देश समझने लगा है। इसीलिए आज मैं बात चुनाव आयोग के एक फैसले की नहीं करूंगा, बल्कि उस फैसले की वजह से उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरण में जो बड़ा बदलाव आया है उसकी बात करने जा रहा हूं। क्योंकि वो बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर भी बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। चुनाव आयोग का फैसला योगी सरकार और बीजेपी को कितना फायदा देगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यही जान लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या फैसला लिया है। आयोग ने यूपी चुनाव में 9 सीटों पर होने वाली वोटिंग की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले ये 13 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब इसे 20 नवंबर कर दिया गया है। बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत ही बाद तारीख बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक फैसला नहीं लिया था। लेकिन जब वोटिंग में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया तो अचानक से चुनाव आयोग सोमवार को योगी सरकार की उसने बात मान ली। यूपी के साथ ही पंजाब और केरल के उपचुनाव की तारीख भी 13 तारीख से बढ़ाकर 20 तारीख कर दी गई। आयोग का कहना है कि सिर्फ बीजेपी या फिर कांग्रेस सरकार ने नहीं, कई दलों ने इसकी मांग की थी। वैसे यूपी में ये दूसरे दल असल में बीजेपी के सहयोगी आरएलडी और बीएसपी है। बीएसपी को बीजेपी की बी टीम माना जाता है। पहली बार मायावती की बीएसपी उपचुनाव भी लड़ रही है, तो उस पर यही आरोप लग रहे हैं कि बीएसपी असल में समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष के वोट काटने और बीजेपी को मदद करने के लिए उपचुनाव लड़ रही है, वरना मायावती उपचुनाव से दूर ही रहती हैं। लेकिन अब असल बात उपचुनाव की तारीखों का बढ़ना नहीं, बल्कि तारीख बढ़ाने के फैसले का समय है, जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय और उसे लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सोच में बदलाव का इशारा है। चुनाव आयोग से तारीखों को बढ़ाने की मांग तो काफी पहले की गई थी, लेकिन आयोग का फैसला आने के बीच के वक्त में कई बड़े घटनाक्रम हुए। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक कार्यक्रम के दौरान विशेष मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और उसके बाद 2 बड़े काम हुए। एक तो चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी के पद पर नियुक्ति को लेकर भी योगी सरकार ने एक संशोधन किया। इस संशोधन के बाद अब यूपी में डीजीपी की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यानी केंद्र के इशारे पर नहीं, बल्कि यूपी सरकार खुद करेगी। इन दोनों फैसलों ने अचानक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच के समीकरण पूरी तरह से बदल दिए। योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री के पहले कार्यकाल के आखिरी सालों से ही योगी को कुर्सी से हटाने की खबरें लगातार चल रही थी। इन खबरों के केंद्र में लखनऊ से अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तो दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, उनके चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। उस वक्त से ही योगी और शाह के बीच रसाकसी की खबरें साल दर साल राजनीतिक गलियारों और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच तैर रही थी। 2022 में यूपी में बीजेपी सरकार के रिपीट होने की बड़ी वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही माने गए और दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो विराजमान हो गए। लेकिन अमित शाह और योगी के बीच खींचतान की खबरें बंद नहीं हुई। धीरे धीरे 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया और फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कास्ट सेंसर और पिछड़े दलितों का मुद्दा इस तरह उछाला कि ऐसा लगा मानो चुनाव से पहले ही यूपी में मुख्यमंत्री बदल जाएगा। अमित शाह के करीबी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अरमानों को भी पंख लग गए। केशव प्रसाद मौर्य को भी लगा
कि शायद अमित शाह जिस मौके की तलाश में थे वो विपक्ष ने उन्हें दे दिया है। लेकिन योगी के पोजीशन पर कोई आंच नहीं आई। लोकसभा चुनाव के बाद पहले से ज्यादा तगड़ा मौका केशव प्रसाद मौर्य और फिर अमित शाह को यूपी में दिखा, जब बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट गई और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। अखिलेश के साथ मिलकर मरना सन्न हो चुकी कांग्रेस में भी जान आ गई और कांग्रेस भी लोकसभा की 6 सीटें जीत गई। बीजेपी को यूपी से जितना घाटा हुआ, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बहुमत से तकरीबन उतना ही पीछे चली गई। अब तो योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की चर्चा पूरे शबाब पर आ गई, लेकिन वो चर्चा भी वक्त के साथ ठंडी पड़ गई, इस दलील के साथ कि उपचुनाव के बाद इस पर फैसला होगा। लोकसभा चुनाव तो मोदी के चेहरे पर लड़ा गया और सारी रणनीति मोदी के चाणक्य अमित शाह ने बनाई। ऐसे में हार की गाज योगी पर कैसे गिराई जा सकती थी? तो इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि उपचुनाव तो सीधे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होंगे, उनके नतीजों के आधार पर योगी का फैसला किया जाएगा। यह वही उपचुनाव है जिनकी वोटिंग की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा था कि अगर इन उपचुनावों में बीजेपी यानी योगी का प्रदर्शन खराब होता है तो अमित शाह योगी की कुर्सी छीन सकते थे। लेकिन इसी बीच सभी समीकरण इस कदर बदल गए कि योगी के मनमाफिक चुनाव की तारीख भी आगे बढ़ गई और कई सालों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ टसल की वजह से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना परमानेंट डीजीपी तक नहीं बना पा रहे थे, उसका रास्ता भी साफ हो गया, जो इस बात का इशारा भी है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपस में जुगलबंदी कर चुके हैं और दोनों ने मिलकर अमित शाह को किनारे लगा दिया है। लखनऊ और दिल्ली के बीच इस भरत मिलाप की बुनियाद बनाई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। इस बुनियाद के पीछे मोदी और भागवत के रिश्ते, भागवत और योगी के रिश्ते और यूपी में तेजी से बढ़ती अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका है। पहले मोदी, भागवत और योगी के बीच रिश्तों के त्रिकोण को ही समझ लीजिए, जिसने मोदी के चाणक्य अमित शाह को ही किनारे कर दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत लोकसभा चुनाव के पहले से ही नरेंद्र मोदी की स्टाइल से कुछ खफा चल रहे थे। रही सही कसर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों ने पूरी कर दी। आपको याद ही होगा किस तरह नड्डा ने संघ की जरूरत को ही नकार दिया था और मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे थे। नतीजों के बाद बीजेपी अल्पमत में गई तो मामला और बिगड़ गया। इस बीच मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया। अमित शाह प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को मोदी का नेचुरल वारिस मानते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन संघ अमित शाह को किसी भी सूरत में उस कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहता है, यह भी सब जानते हैं। लेकिन बदलाव की आंच नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे थे और उनकी कुर्सी पर अपनी दावेदार अमित शाह तेज कर रहे थे। इस टकराव में मोदी और अमित शाह भी कई मौकों पर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन संघ भी कमर कस चुका था और संघ के एजेंडे में पहले सरकार नहीं संगठन है, यानी पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं बीजेपी अध्यक्ष का पद है, जिस पर संघ हर हाल में अपना नुमाइंदा बिठाना चाहता है, मोदी या फिर अमित शाह नहीं। संघ के सामने जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, सबको मालूम है। उसे तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। हालत अभी भी नाजुक है। विपक्ष जिस दिन भी पूरी मजबूती से एकजुट हो गया, बीजेपी के सहयोगियों को विपक्ष की मजबूती पर यकीन हो गया, उसी वक्त सरकार पलट सकती है। लेकिन संगठन तो स्थायी है। मोदी की लगातार सत्ता के बावजूद
बीजेपी कमजोर हो रही है और दूसरे दलों के तमाम दागी बीजेपी नेता और मंत्री बनते जा रहे हैं। इस हालत का बचाव करना संघ के कार्यकर्ताओं के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। इन तमाम समीकरणों के बीच विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी पूरे देश में और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिस तरह मंडल की राजनीति तेज कर रहे हैं, उसने संघ को नए सिरे से कमंडल की राजनीति तेज करने पर मजबूर कर दिया है। इस काम के लिए मौजूदा वक्त में भगवा वस्त्रधारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई भी विकल्प संघ को नहीं मिल सकता। पहले भी संघ के दखल से ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। कुर्सी डगमगाने की खबरों के बीच भी संघ ने ही योगी को सहारा दिया था और अब जमीनी राजनीति के बदले चक्र में अल्पमत की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संघ की बात माननी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि योगी और मोदी ने हाथ मिला लिया और बीच की दीवार बन रहे अमित शाह को ही किनारे लगा दिया। मोदी ने योगी को एक और तोहफा भी दिया। योगी को अपनी मर्जी से अपने प्रदेश की पुलिस का मुखिया चुनने का मौका दे दिया, जो अमित शाह के अधिकारों पर सीधी चोट है, सीधी चोट। इस मामले में अमित शाह किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये तो सामने आना भी बाकी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपनी पारी खेलने का खुला मैदान अब मिल चुका है, क्योंकि चुनाव की तारीख बढ़वाना साफ साफ संकेत है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यूपी में अभी भी लोकसभा चुनाव जैसी कमजोर पिच पर ही है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसी अपने धुर एजेंडे वाली सीट तक गंवा चुके मोदी और फिर योगी फिलहाल इस बात से तो राहत महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या में एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर का उपचुनाव बाकी 9 सीटों के साथ नहीं हो रहा है। अयोध्या के उस मिल्कीपुर सीट पर कोर्ट की दलील देकर चुनाव टाल दिया गया, लेकिन चर्चा यह भी है कि कोर्ट का वो केस बीजेपी नेता की ओर से ही डाला गया था। मोदी और योगी अगर चाहते तो अपने नेता से केस वापस करवाकर एक साथ चुनाव करवा सकते थे। बीजेपी नेता पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केस वापस लेने की अर्जी भी दे दी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि असल में बीजेपी को अपनी हार का डर है। सुन भी रहे होंगे आजकल अखिलेश हर जगह प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए अयोध्या में उपचुनाव अलग से कराना चाहती है बीजेपी, ऐसा आरोप लग रहा है। विपक्ष का मानना है कि हार के इसी डर से बीजेपी ने 9 सीटों पर वोटिंग की तारीख को आगे बढ़वा दी है, ताकि प्रचार और सेटिंग का कुछ और वक्त मिल जाए, ऐसा विपक्ष का मानना है। वक्त लेने के लिए यानी चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए जो दलील दी गई वो है कार्तिक स्नान। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये कार्तिक महीना चल रहा है। इसका अंतिम दिन पूर्णिमा 15 नवंबर को विशेष स्नान होता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में दूर दूर से लोग गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। इसके लिए लाखों श्रद्धालु तो पूरे कार्तिक मास गंगा तट पर ही कल्पवास करते हैं। इसीलिए 13 नवंबर की तारीख बीजेपी और योगी सरकार को मुफीद नहीं लगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खैर बीजेपी की गुहार मान ली, लेकिन अब 20 नवंबर को गंगा मैया भी बीजेपी की मुराद पूरी करेंगी। क्या गंगा मैया योगी सरकार की साख को बढ़ाएंगी? क्योंकि सरकारों को तो जो भी मिलना है वो अपने काम से ही मिलना है। अगर बीजेपी लोकसभा में अयोध्या जैसी सीट तक हार जाती है तो इसकी वजह क्या है? क्या सरकार ने उन वजहों को दूर कर दिया है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा ही जीत दिला देगा? जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सिर्फ 3 सीट ही बीजेपी के पास थी, 2 उसके सहयोगी निषाद पार्टी के पास और 1 राष्ट्रीय लोकदल के पास। बाकी बची 4 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। बीजेपी उन 4 सीटों पर सेंध लगाना चाहती है और अखिलेश यादव एनडीए की 5 सीटों पर सेंध लगाना चाहते हैं। उपचुनाव में भी अखिलेश की पोजीशन मजबूत दिखाई पड़ रही है। आरएलडी वाली सीट वैसे भी 2022 में ही समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही जीती गई थी।
इंडिया ब्लॉक की दूसरी सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी अब तारीख बदलवाने के मुद्दे पर भी बीजेपी और योगी सरकार को घेर रही है। डिंपल यादव ने दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी की मजबूती देखकर ही बीजेपी में हलचल है। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है कि हारेंगे तो टालेंगे। विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव में हार को देखते हुए उन जिलों में अफसरों के तबादले भी किए गए हैं ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इन आरोपों की सच्चाई देखने और एक्शन लेने का काम तो चुनाव आयोग का है, जहां से कुछ होने के आसार कम ही नजर आते हैं। अब गंगा मैया की मेहरबानी से 20 नवंबर को शिफ्ट हुई वोटिंग का नतीजा तो 23 नवंबर को सामने आ जाएगा, ठीक 3 दिन बाद। लेकिन उन नतीजों पर टिकी योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी बदले हुए समीकरण में खतरे से बाहर नजर आती है। मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर योगी आदित्यनाथ के रिश्तों के ट्रायंगल ने योगी, मोदी और अमित शाह के रिश्तों के ट्रायंगल को फिलहाल सीधा कर दिया है, कम से कम तब तक के लिए जब तक कि अमित शाह अपनी अगली चाल नहीं चलते। विस्तार से हमने उपचुनाव की आपको जानकारी दी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो राजनीति चलती है उसकी तमाम जानकारी आपको दी। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। बहुत सारा रिसर्च हमने किया और वीडियो आपके लिए लेकर आया, इसीलिए हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है आपके लिए। उसी तरीके से आप भी हमारे लिए मेहनत करिए। आपको हमारा ये जो चैनल है एक्सक्लूसिव खबर, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर एक राजनीतिक खबर, तमाम चुनावी खबरें और फिर राजनीतिक खबरों का पूरा विश्लेषण आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।